हाँ जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वॉइस क्लियर है? क्लियर वॉइस। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत सा, वैसे तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था, सिंपल सा चैप्टर, दैट इज चैप्टर का नाम है हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम में हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, सेक्शन 60, कि अगर आपने कोई भी इनकम आपने ट्रांसफर कर दिया विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स तो वो इनकम ट्रांसफर की मानी जाएगी। इसके बाद हमने पढ़ा 61, अगर आपने कोई भी एसेट ट्रांसफर कर दिया और इनकम भी ट्रांसफर कर दिया और एसेट्स पे कंडीशन लगा दिया कि वो एसेट्स एक सर्टेन पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको वापसी मिल जाएगा, तो जब अगर ऐसा कोई कंडीशन आपने लगा दिया है तो उसे बोलेंगे रिवोकेबल ट्रांसफर। ऐसे केस में भी टैक्स जो देगा वो ट्रांसफर देगा, ना कि ट्रांसफरी। तो ये दो पॉइंट हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे और कुछ एग्जाम्पल के साथ हमने देखा था, और ये था आपका थ्योरी वाला पोर्शन सेक्शन 60 और सेक्शन 61। आगे हम बढ़ेंगे अब कंटिन्यू में इनकम में। चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, हुआ क्या, एक और सेक्शन आया। और सर क्यों आया सेक्शन? सेक्शन आने का वजह अगर आपको पता चल जाए तो खुद ब खुद सोचोगे सरकार को ये सेक्शन लाना है, तो याद ही हो जाएगा क्या क्या मायने हैं। होता ये था, मान लेते हैं मिस्टर एक्स और एक थी मिसेस एक्स। अब ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में मान लेते हैं मिस्टर एक्स पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म में या किसी कंपनी में, वो एक मेजोरिटी स्टेक यानी मान लो 20% स्टेक अपना होल्ड कर रहा है। तो किसी भी कंपनी का अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो जो पर्सन 20%, गवर्नमेंट का मानना है कि अगर कोई भी 20% या उससे ज्यादा स्टेक अपने पास रखता है किसी कंपनी का, तो आप कंपनी के इंटरनल डिसीजंस को चेंज करवा सकते हो। यानी आपका काफी हद तक बहुत बड़ा राइट आ जाता है। कितने परसेंट? 20% के आसपास। तो ऐसे सिचुएशन में हुआ ये कि ये क्या करता था कि जो अपनी सैलरी था, मिस्टर एक्स का मान लेते हैं कि सैलरी था, वो तो सैलरी दिखा रहा था एक्स का सैलरी, इसने मिसिस एक्स का भी सैलरी दिखा दिया। इससे हुआ क्या, खर्चा इसने इंक्रीज कर दिया। तो आप बताओ, जब प्रॉफिट एंड लॉस में हम खर्चे को इंक्रीज करेंगे तो उससे फर्म का नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। और जिससे फर्म को टैक्स क्या देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। फर्म को टैक्स कम देना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। अब ये रियलिटी है कि जैसे मैं काम कर रहा हूं, मेरा बिजनेस है, मैंने अपने भाई को भी उसके अंदर डाल दिया कि ये जॉब कर रहा है, सबके नाम पैन कार्ड आधार कार्ड डाल दिए। सपोज करो मैं सबकी सैलरी 6-6 लाख कर देता हूं और मेरे घर में 5 मेंबर है, और 5 मेंबर है और पांचों को मैंने डाल दिया, तो 6-6 के हिसाब से 30 लाख रुपए मैंने अपना खर्चा बढ़ा लिया। और 30 लाख अगर खर्चा नहीं बढ़ाता तो मेरा 30 लाख रुपए का इनकम बढ़ता, और 30 लाख पे सीधा 30%, 9 लाख रुपए सरकार को टैक्स देना होता, जो मैंने सीधा सीधा बचा लिया। तो ये प्रैक्टिस हो रही थी एक तरीके की, मतलब इस तरीके का ऐसा प्रैक्टिस कर रहे थे लोग बाग जिससे कि टैक्स को बचाया जा रहा था। और जो मिसिस एक्स है इसकी क्वालिफिकेशन है नहीं जितना सैलरी, मान लेते हैं मिसिस एक्स को सैलरी दिया जा रहा है 2 लाख महीने की, और इसकी क्वालिफिकेशन है सिर्फ 10th पास, इसको कुछ आता नहीं, लेकिन एज अ डमी एम्प्लॉय बना के रखा हुआ है ताकि वो टैक्स को बचा पाए। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बोला कि जिस व्यक्ति का किसी कंपनी के अंदर
एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यानी अगर आपका 20% हो जाता है ना इंटरेस्ट, तो ऐसे इंटरेस्ट को बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है तो उसका जो भी स्पाउस होगा, वाइफ के लिए हस्बैंड और हस्बैंड के लिए वाइफ, अगर फर्म के अंदर साथ के साथ वर्किंग है, तो देखना पड़ेगा कि अगर इसकी सैलरी इसके क्वालिफिकेशन को जस्टिफिकेशन नहीं कर रही है, तो इससे होने वाला जो भी सैलरी होगा वो इनकम जोड़ दिया जाएगा किसमें, मिस्टर एक्स में। मान लेते हैं मिस्टर एक्स भी सैलरी ले रहा था 5 लाख रुपए महीने की, तो मिस्टर एक्स की सैलरी कितनी हो गई, 60 लाख रुपए तो मिस्टर एक्स की सैलरी है। इसकी वाइफ का भी 24 लाख रुपए, क्योंकि 10वीं पास है, तो इसकी सैलरी मिस्टर एक्स की 84 लाख मानी जाएगी, और मिस्टर एक्स को ही इस पे टैक्स देना है, इसकी वाइफ को इसको टैक्स देना ही नहीं है। ये लॉ आया इसके अंदर कि यानी इन केस ऑफ एनी पर्सन जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसका स्पाउस वर्क करता है और उसके क्वालिफिकेशन से मैच नहीं करता, उसके स्किल से मैच नहीं करता, उसके टैलेंट से मैच नहीं करता, तो ऐसे सिचुएशन में जिस पर्सन के नाम पे सैलरी जा रहा है उसकी सैलरी किस में जोड़ दी जाएगी, उस जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मान लेते हैं इसकी वाइफ जो है अगर वो सीए होती तो जस्टिफाई था, अगर मान लो ये चार्टेड अकाउंटेंट होती तो 2 लाख रुपए महीने की सैलरी जस्टिफाइड है कि भैया सीए की सैलरी हो सकती है 2 लाख रुपए महीने की, तो फिर भैया मिसिस एक्स को अपना अलग टैक्स देना है और मिस्टर एक्स को अपना अलग टैक्स देना है। पहला केस समझ में आया, क्लियर है? पहले ये केस समझ में आया। अब बताना मुझे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मिस्टर राम है और मिसिस राम है। मिसिस राम एक कंपनी में 25% शेयर है और इसकी सैलरी है 20 लाख रुपए साल की। इसने अपने इसका हस्बैंड भी इसी कंपनी में जॉब करता है और इसकी सैलरी है 8 लाख रुपए साल की, और इसकी क्वालिफिकेशन है 5th फेल, 5वीं भी पास नहीं हुआ। अब आपको इनकम बताना है, राम का भी कितना इनकम होगा और मिसिस राम का कितना इनकम होगा, बताइए। पहले तो ये बताइए फटाफट कमेंट में, मिस्टर राम की कितनी इनकम होगी, बताओ मिस्टर राम की कितनी इनकम होगी, फटाफट कमेंट में बताओ। ये इसी कंपनी से सैलरी ले रहा है ये, और इसकी क्वालिफिकेशन बता दी मैंने। तो जवाब आया सर मिस्टर राम की, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जवाब आया सर मिस्टर राम की इनकम कितनी होगी, 0। और मिसिस राम की कितनी इनकम होगी सर, 20 लाख और 8 कितने हो जाएंगे, 28 लाख रुपए। कितने हो जाएंगे, 28 लाख, 28 लाख। अगर मैं बोलूं कि ये चार्टेड अकाउंटेंट है, ये सीए है, तो बताओ मिस्टर राम की कितनी होगी, तो बताओ मिस्टर राम की कितनी होगी। अगर चार्टेड अकाउंटेंट है तो मिस्टर राम की कितनी होगी, क्वालिफाइड बंदा है भाई, तो मिस्टर राम की होगी 8 लाख। सभी बच्चों ने 8 लाख 8 लाख जवाब दे दिया। और मिसिस राम की कितनी होगी, उसकी 20 लाख होगी। ये बात समझ में आई। तो इनकम कब क्लब होगा, जब उसका क्वालिफिकेशन डज नॉट मैच, डज नॉट मैच क्वालिफिकेशन। समझे बात आप? चलिए एक और एग्जांपल ले। कहा गया कि भैया जो 20% वाला है ना, इसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोला गया, तो ये कौन रखेगा, इसमें सेल्फ हो सकता है, उसका स्पाउस हो सकता है, और उसका फादर हो सकता है, उसका ब्रदर हो सकता है, उसके मदर हो सकती है। ये सभी मिला के भी अगर 20% होल्ड करते हैं तो माना जाएगा आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ये सभी मिला के भी 20% अगर होल्ड करेंगे तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। जैसे मान लो मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स के पास 5% हिस्सेदारी है और मिसिस एक्स के पास मान लेते हैं, या मिस्टर एक्स के पास मान लेते हैं 15% है, मिसिस एक्स के पास 4% है, और इसके फादर के पास भी 5% है।
मिस्टर एक्स एमडी है एक XYZ कंपनी में, और यहां पे इसने अपनी वाइफ मिसिस एक्स को जॉब दिला रखी है, और जॉब है इसकी 15 लाख रुपए साल की, और एमडी जो मिस्टर एक्स है उसकी 20 लाख रुपए साल की है। और जो इसकी वाइफ है इसकी क्वालिफिकेशन बताऊं तो ये है सेकंड फेल, कुछ नहीं आता, सेकंड फेल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले बताओ अब, क्योंकि मिस्टर एक्स के पास होल्डिंग कितनी परसेंट है, 15। मैंने क्या बताया, जब परसेंटेज चेक करोगे तो खुद का तो होगा ही, उसके साथ परिवार वालों का भी जोड़ के 20% होना चाहिए। तो अब बताओ मिसिस एक्स का कितना इनकम है, ये बताओ मुझे, मिसिस एक्स का क्या इनकम होगा, बताइए। मिसिस एक्स की इनकम बताइए, कमेंट में बताइए। मिसिस एक्स की इनकम कमेंट में बताइए। दीपिका, नशा, अर्नव सभी ने बता दिया भाई, 0 0 0 0 0, बिल्कुल सही। कितनी इनकम होगी, 0। और मिस्टर एक्स की कितनी इनकम होगी, 35 लाख। समझ में आई बात। तो यानी 20% वाली जो बात बता रहा हूं वो कैसे होना चाहिए, 20%, 20% दोनों का, पूरे परिवार वालों का मिला के होना चाहिए। समझ में आ रही है, ठीक है। परिवार का मतलब क्या होता है वो हम अदर सोर्स में देखेंगे, परिवार में ब्लड रिलेशन मेनली आता है, अभी तो आप ये समझ लीजिए। अब अगर मैं परिवार की बात करूं तो अगर लड़की है इसके परिवार को थोड़ा सा समझा दूं, और अगर लड़का है, फैमिली, मान लो ये लड़की है और ये लड़का है। लड़के का परिवार है ये सेल्फ, जब इसका परसेंटेज जोड़ेंगे इसमें प्लस कर देंगे इसकी वाइफ, मैं वाइफ ही लिख दूं जल्दी समझ में आ जाएगा, या स्पाउस बोल देते हैं। इसमें इसका फादर, लड़के का फादर, फादर इन लॉ नहीं, इसका फादर, इसकी मदर, और इसके ब्रदर, और इसकी सिस्टर। ये लड़के का परिवार। जब लड़के का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और जब लड़की का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो सेल्फ प्लस इसका हस्बैंड प्लस फादर। किसका फादर, इस लड़की का फादर। ऐसा नहीं है कि भैया फादर तो दोनों ही लग जाते हैं शादी के बाद, तो उसके फादर को भी मत मिला लेना। प्लस मदर प्लस ब्रदर प्लस सिस्टर। अभी सिस्टर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, मैरिड अनमैरिड का चक्कर आ जाता है, तो विदाउट मैरिड है तो कंसिडर होता है, हम बाद में देख लेंगे। इस तरीके से परसेंटेज काउंट करना है। चलो एक और एग्जांपल, मान लो मिस्टर एक्स है, एक मिसेस एक्स है। इसकी इनकम सैलरी से 10 लाख, पीजीबीपी से 5 लाख। इसकी इनकम सैलरी से 15 लाख, और पीजीबीपी से 3 लाख, और हाउस प्रॉपर्टी से 2 लाख। इसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से 2 लाख, या इसको थोड़ा इनकम बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 8 लाख। ठीक है। राम का शेयर है, एक्स का शेयर है, एक्स का शेयर 13%, मिसेस एक्स का 6%, एक्स के ब्रदर का 5%, मिसेस एक्स के फादर का 8%। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मैंने परसेंटेज बता दिया, सबसे पहले ये बताओ
किसका कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब जो परसेंट 20% होल्ड कर रहा है उसे बोलेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। बताओ किसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा। चेक करो क्या मिस्टर एक्स सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के कैटेगरी में आएगा। कैसे निकालेंगे, इसका खुद का 13 प्लस इसकी वाइफ का जोड़ सकते हैं क्या, इसमें जोड़ सकते हैं 13 और 6 19 प्लस एक्स के भाई का भी जोड़ सकते हैं 5, यानी एक्स का कितने परसेंट हो गया 24%। तो एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है। इसका जोड़ते हैं, इसका खुद का कितना है 6% प्लस इसका हस्बैंड जोड़ दें 13% और इसमें इसके फादर को जोड़ दें 8%। तो कितना हो गया 13 6 19 और 8 27। तो मिसेस एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है। अब एक कंपनी में से दोनों सैलरी ले रहे हैं, अब दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया। पहले क्या देख रहे थे, एक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था तो भैया उसमें जोड़ दो, अब दोनों का हो गया, समस्या हो गई। अब किसकी सैलरी किसकी इनकम, मान लो ये है 5th फेल, ये है या मान लेते हैं 10th फेल कर देते हैं, और इसकी सैलरी कितनी मिल रही है 15 लाख। अब समस्या आ गया भैया किसकी इनकम किस में जोड़े। अब यहां पे लॉ रूल क्या कहता है, जिसकी टोटल इनकम ज्यादा होगी, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी, टोटल इनकम जिसकी ज्यादा होगी सैलरी को छोड़ के उसी में सारी इनकम जोड़ दी जाएगी। इसका भी क्वालिफिकेशन मैच नहीं है, इसका भी मैच नहीं है, तो अब टोटल इनकम देखते हैं। इसकी टोटल इनकम कितनी है, सैलरी को पार्ट को छोड़ दो, इसकी टोटल इनकम कितनी है और इसकी टोटल इनकम कितनी है सैलरी के पार्ट को छोड़ के 5। तो अब मैं एक्स की इनकम अगर निकालूंगा तो एक्स की इनकम आएगी सिर्फ 5 लाख, खत्म। और मिसेस एक्स की इनकम निकालूंगा, इसकी खुद की सैलरी तो है ही है, इसके हस्बैंड की भी सैलरी इसी में जोड़ी जाएगी क्योंकि टोटल इनकम इसकी ज्यादा है, और प्लस में 8 लाख रुपए इसका पीजीबीपी प्लस 2 लाख रुपए ये, इसकी इनकम मानी जाएगी 25 और 10 देखिए 35 लाख। क्लियर है, यानी दो कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा यहां पे दो कॉन्सेप्ट है यहां पे। अगर किसी का एक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मान लेते हैं कि मैं यहां पे इसके फादर को नहीं रखता, तो मिसिस अगर मान लो एक पल के लिए पहला केस होता कि मान लेते हैं इसका फादर है ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ किसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता, मिस्टर एक्स का, मिसिस एक्स का नहीं। तो एक्स का होता तो हम इतना झंझट नहीं पाते, इसकी सैलरी इसमें जाकर जोड़ देते, टेंशन खत्म भैया। इसकी टोटल इनकम तो 15 थी और इसकी सैलरी कितनी जोड़ देते जाके 15, 30 लाख रुपए पे तुम टैक्स दोगे। लेकिन क्योंकि अब दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ गया तो गवर्नमेंट कहती है कि अब देखो दोनों में से जिसका टोटल इनकम ज्यादा होगा उसमें जोड़ो सैलरी, और टोटल इनकम का मतलब सैलरी वाला पार्ट छोड़ करके फिर टोटल इनकम निकालो। अगर आप वैसे टोटल इनकम निकालोगे तो यहां पे 15 और 10 आपका 25 हो रहा है, और मैं यहां पे अगर मान लो एचपी की इनकम भी मैं डाल दूं तब भी ये बढ़ जाएगा फिर, या मैं सैलरी इसकी मान लेते हैं 30 लाख कर दूं तो ये बढ़ जाएगा आगे। उसने टोटल इनकम में क्या बोला, एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी के इनकम को छोड़ करके। यहां तक बात समझ में आई। ये बातें जो बताई गई किस सेक्शन में बताई गई, इस सेक्शन को हम फटाफट से एक बार पढ़ते हैं। आ जाइए, क्लबिंग अंडर सेक्शन 64। क्या कहता है, बस मुझे रीड करना है, ये बातें समझ में आ गई तो। कहता है पेमेंट ऑफ सैलरी और कमीशन एक्स्ट्रा स्पाउस 64(1)(2) एन इंडिविजुअल हैव, क्या बोल रहा है, कौन सा इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। कैसे होगा, होल्डिंग शेयर कंपनी एटलीस्ट कितने परसेंट, 20% वोटिंग पावर इन द नोन कंपनी
कितने 20% प्रॉफिट हिमसेल्फ ले ले, मोर, और कैसे हो, हिमसेल्फ या हर सेल्फ या वन और मोर हिज हर रिलेटिव टेकन टुगेदर, समझे बात, या खुद हो जाए या उसकी बीवी हो जाए या फिर उसके रिलेटिव आ जाए। इन कंसर्न दे एनी पेमेंट बाय वे ऑफ सैलरी, कमीशन, फीस, एनी अदर फॉर्म रेम्युनरेशन, कैसे भी उसके पेमेंट दिया जा रहा है, बाय कंसर्न ऑफ स्पाउस द इंडिविजुअल विल बी क्लब इनकम इन इंडिविजुअल, उसी के इनकम में क्लब होगा। एग्जाम्पल में क्या लिखा देखो, मिस्टर एक्स सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था ए बी एंड कंपनी में, और द कंपनी पे 10,000 रुपीज मिसेस एक्स को एज अ कमीशन दिया गया। The other way of company, her for the company, the amount will be included in the income of Mr. X. However, his provision will not apply where the spouse receives salary, commission and etc. Why? आपका virtue of his और हर टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। बोलता है ये क्लबिंग वाला सेक्शन 64 एक्टिव नहीं हो पाएगा अगर उस जिसको भी सैलरी दिया जा रहा है उसके पास क्या हो जाए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे मैं चार्टेड अकाउंटेंट बना रहा था तो आप झट से मना कर देते थे कि नहीं भैया दोनों अलग अलग देगा। यहां तक पहले देखो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो फिर आगे जाएंगे। यहां तक जो मैंने लाइन पढ़ दिया है इस लाइन तक, यहां तक किसी को डाउट है? मैंने मार्क किया है, एक बार आप भी रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जो मैंने बातें बताई वो सारी लिखी हुई हैं। सर मिस्टर एक्स की दोनों की सैलरी एक्सक्लूड करके टोटल इनकम कैलकुलेट होगी। दोबारा यहां तक बताइए, पहले जो मैंने यहां पढ़ा है सिंपल सी कहानी बताइए। यहां जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा उसके स्पाउस की इनकम उसमें जोड़ दी जाएगी। अगर स्पाउस की पर्सनल क्वालिफिकेशन है तो उसके इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट आपका, या 20% आपका वोटिंग पावर, या 20% कैसे भी आप वहां से अर्न कर रहे हो तो उसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोला जाएगा, आपके और परिवार को मिला के। फोर्टी लाख होगा, 35 लाख। अब पिछले वाले एग्जाम्पल में भी मैं आ जाऊंगा, उस पर मत जाओ, अमाउंट गड़बड़ हो गई कोई बात। बोल रहे हैं सर आपने मिस्टर एक्स की सैलरी एक्सक्लूड नहीं की तो इसका कितना है 5 लाख इनकम, इसकी इनकम कितनी है 10 लाख इनकम, तो ज्यादा इनकम किसकी हुई, इसकी इनकम ज्यादा हुई। तो मिस्टर एक्स का कितना होगा, सैलरी भूल जाओ भाई, मिस्टर एक्स सिर्फ मिस्टर एक्स का ये वाली इनकम मानी जाएगी, और मिस्टर एक्स का जो सैलरी होगा वो यहाँ आ गया, मिसेस एक्स का सैलरी, मिस्टर एक्स का, और ये दोनों करा तो सही तो है, बिल्कुल एकदम फटा फर्स्ट क्लास है। टोटल इनकम निकालते टाइम पे तो सब जुड़ जाएगा, बस चेक करने के लिए किसमें जोड़ेंगे तब एक्सक्लूड करना है बस। यहां तक समझ में आए जो मैंने ये सेंटेंस यहां से यहां तक लिखा हुआ है, क्या ये बातें समझ में आ गई आपको? आगे दूसरे सेंटेंस में चले। कहता है वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, समझ रहे हो? तो दूसरा एग्जांपल मैंने दिया जहां पे हस्बैंड और वाइफ दोनों इंटरेस्ट इन कंसर्न द बोथ आर रिसिप्ट रेम्युनरेशन, सैलरी कमीशन दोनों ही ले रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया, फ्रॉम सच कंसर्न देन द रेम्युनरेशन सो रिसीव विल बी इंक्लूड इन द इनकम ऑफ दैट स्पाउस, उस स्पाउस में जोड़ दिया जाएगा टोटल इनकम, जिसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग रेम्युनरेशन जो सैलरी वगैरह इज मोर, जिसकी टोटल इनकम ज्यादा होगी सैलरी वाली इनकम को छोड़कर उसके अंदर ये पार्ट जोड़ दिया जाएगा। सिंपल सी बात कही गई। पहला पॉइंट कंप्लीट। यहां तक मैंने रीड कर दिया, आप बता दीजिए फटाफट।
कमेंट में बताइए ये लाइन क्लियर है। सिर्फ अभी एक स्टूडेंट ने बताया सर क्लियर है, बाकी बच्चे भी बता दें जल्दी जल्दी। क्या क्लियर है? फिर एक छोटा सा प्रोविजन बचा है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मान के चलो आपके पेपर में तो आएगा ही आएगा। यस, चलिए अगला देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। और ये पहले इस एग्जाम्पल से देखने से पहले हम अगले पार्ट पे आ जाते हैं। एक पेज ऐड कर लेते हैं। इसको जो मैं बताने जा रहा हूं इसके आगे आप लिख लें मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले एग्जाम्पल समझिएगा फिर मैं बताऊंगा प्रोविजन क्या है। मान लो मिस्टर एक्स और इसकी वाइफ कौन होगी? मिसेस एक्स। ये दोनों हस्बैंड वाइफ, और इन दोनों के बच्चे मिस्टर ए और मिस बी, दो बच्चे, यानी एक बेटा और एक बेटी। अब इसके पिताजी ने बोला कि मैं अपने बच्चे के नाम पे, बेटे के नाम पे एफडी कराऊंगा, और इसने एफडी करा दिया। और इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, इसकी उम्र है 10 साल और इसकी उम्र है 5 साल या 8 साल मान लो। एफडी करा दिया और देन एफडी इज 50 लाख का। इसकी मम्मी ने बोला मैं भी अपने बेटी के नाम पे एफडी कराऊंगी, और इसने एफडी करा दिया 60 लाख। अब इस एफडी से, एफडी किसके नाम पे है 50 लाख का? उसके बेटे के नाम पे। और उसकी बेटी के नाम पे कितने का एफडी है? 60 लाख का। अब इस पे ब्याज तो मिलेगा ना? इस पे ब्याज सपोज करो 10% है, तो सालाना ब्याज कितना मिल रहा है? 5 लाख। और इसकी बेटी को सालाना ब्याज कितना मिलेगा? 6 लाख। गवर्नमेंट आता है, गवर्नमेंट आ गया और गवर्नमेंट ने बोला कि भैया इस पे इंटरेस्ट पे हमें चाहिए क्या? टैक्स। मिस्टर एक्स जवाब देते हैं कि भैया आपको बताते हैं हम, देखो ये मेरा बेटा है और बेटी की इनकम 5 लाख, ये मेरी बेटी है और बेटी की इनकम 6 लाख। आपने ही कानून बनाया है कि 7 लाख रुपए तक इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है। 7 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट हो जाती है, आपने कानून बना रखा है ये। तो मेरा बेटा भी टैक्स नहीं देगा इस इनकम पे, और मेरी बेटी भी टैक्स नहीं देगी। और मेरी जो इनकम है उस पर तो मैं दूंगा टैक्स। मान लेते हैं इसकी इनकम अपनी 15 लाख है, तो इस पर तो भर ही रहा है। और इसकी इनकम मान लेते हैं पहले से 18 लाख है, तो ये भी भर रही है। तो आप मुझे बताइए क्या ये ठीक है या फिर यहां पे कुछ गड़बड़ लग रहा है? क्या ऐसा ही होना चाहिए? मिस्टर एक्स को ही देना चाहिए टैक्स, और मिसिस एक्स को भी अपने इनकम पे, और इसके बेटे ए और बी को अलग अलग देना चाहिए टैक्स? तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं चलेगा, ये तो पैसा कमाने लायक भी नहीं है, 5 लाख तो गिन भी नहीं पाएगा ये, और इसकी इनकम 5 लाख, और आपकी बेटी 6 लाख क्या 60,000 नहीं गिन पाएगी, और सालाना इनकम कितनी? 6 लाख रुपए। ये तो नहीं होगा, ये इनकम क्लब होगा अब। और ये बातें उन्होंने लिखा सेक्शन 64 में ही लिखा। अब समस्या आई कि किसमें जोड़े, मम्मी में जोड़े कि पापा में जोड़े? यहां प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जिसकी इनकम ज्यादा होगी, हुज इनकम ग्रेटर यानी मोर। अब मम्मी की इनकम कितनी है? 18 लाख। और पापा की इनकम कितनी है? 15 लाख। तो ज्यादा इनकम किसकी है? तो अब जो इसकी मम्मी की इनकम होगी वो होगी 18 लाख प्लस 5 लाख प्लस 6 लाख, यानी पूरे 29 लाख। और इसके पापा की इनकम रहेगी 15 लाख। मम्मी ने गुस्सा हो गई,
कि भाई मेरे में सारा इनकम जोड़ दिया तुमने तो। बोला रूल ही ये कहता है। बोलता है ऐसे थोड़ी होता है। गवर्नमेंट बोला चिंता मत करो, हम तुम्हें डिडक्शन देंगे। कहते कितने बच्चे थे? बोले 2। हर बच्चे का 1500 माइनस कर लो। हर बच्चे का क्या करो? 1500 रुपए माइनस कर लो, फिर टैक्स दे देना। ये मिल गया डिडक्शन। मैक्सिमम कितने बच्चे? यहां लिमिट नहीं है, यहां पे कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर इसकी मम्मी गई न्यू रिजिम में, तो निर्मला जी ने कहा कि भैया कोई बच्चे उच्चे की डिडक्शन नहीं है, पूरे पे टैक्स दो। तो यानी ये 1500 रुपए वाली बात सिर्फ ओल्ड रिजिम में डिडक्शन है, और नई रिजिम में तो है ही नहीं। यानी जब कभी भी माइनर चाइल्ड की इनकम देखी जाएगी, तो माइनर चाइल्ड की इनकम किसमें क्लब की जाएगी? पेरेंट्स के अंदर जोड़ दी जाएगी। लेकिन कौन से पेरेंट्स में? जिनकी इनकम क्या होगी? ज्यादा होगी, उसमें जोड़ दी जाएगी। अगर ओल्ड रिजिम है तो 1500 रुपए पर चाइल्ड के माइनस करने के बाद ऐड किया जाएगा, और न्यू रिजिम है तो आपको वो भी 1500 माइनस करने नहीं दिया जाएगा। और यहां मैक्सिमम लिमिट बच्चे, क्योंकि हम सैलरी में इतनी बार पढ़ते हैं ना, 2 बच्चे 2 बच्चे 2 बच्चे, तो हमें 2 याद रह जाता है। इसमें मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। 10 बच्चे है तो 10 बच्चे का ले लो डिडक्शन, अगर उसके नाम पे इनकम है तो। सर ये चीजें हुआ। एक और केस आ गया इसके बाद। केस क्या आया? मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स, जो इसका चाइल्ड ए और इसकी चाइल्ड बी, बी जो है वो डीआईडी में चली गई, डांस इंडिया डांस, पार्टिसिपेट किया, पहुंच गई। उसके बाद उन्होंने कुछ पार्टिसिपेशन से जीत भी लिया, तो यहां पे इसने कुछ पैसे कमा लिए। ए आईपीएल खेलने लग गया, मतलब सट्टा लगाने लग गया, अभी खेल नहीं सकता। इसने भी कुछ पैसे जीत लिए। अब इसकी इनकम 18 लाख और इसकी इनकम 20 लाख। ये मिसेस एक्स है। इसने आईपीएल से कमाए 10 लाख और इसने डीआईडी से कमाए 15 लाख। ये 15 लाख ज्यादा हो गया। 6 लाख, और इसको थोड़ा सा कम कमवा देते हैं, 6.5 लाख कर देते हैं। इनकम 6.5 लाख। अब दोनों की इनकम है। अब ये इनकम किस में जोड़ी जाएगी? ये इनकम किस में जोड़ी जाएगी? यहां पे मम्मी भी है और पापा भी हैं, किस में जोड़ी जाएगी? पिछले इनकम और इस इनकम में फर्क है। इस बार इसने मेहनत करके कमाई है, और पिछली बार इनकम पता ही नहीं, हो चुका भी है। मम्मी पापा ने एफडी कराया, हो गया है, आ गया इनकम। और इस इनकम में फर्क है। ये बच्चे अपना स्किल, अपना टैलेंट के बेसिस पे ये क्या कर रहे हैं? पैसे कमा रहे हैं। सरकार ने बोला कि ऐसे बच्चों को बेनिफिट देना चाहिए। बच्चे को बोला तू खुद टैक्स दे, और तुझे खुद टैक्स देना होगा। तो इसमें बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ? बेनिफिट हुआ, क्योंकि इसको अपनी, अगर ये खुद टैक्स दे तो ये भी नहीं देगा, तू खुद टैक्स दे ये भी नहीं देगा, पर इन दोनों को इसी इनकम पे देना पड़ेगा। अगर इसे बोलते तू नहीं टैक्स देगा तेरे पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की इनकम में जुड़ के उसे टैक्स देना पड़ता। तो जब कभी भी कोई भी चाइल्ड ऐसा हो जो कि अपने स्किल, टेक्निकल स्किल से या कुछ ऐसे करके पैसे कमा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो इनकम पेरेंट्स में क्लब नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है क्लबिंग ऑफ इनकम का। ये क्या है? हमारा एक्सेप्शन है। एज लिमिट। सर इसमें चाइल्ड की एज लिमिट क्या है? 18 साल से कम ही, माइनर। एक इसके अंदर एक्सेप्शन दूसरा आया। पहला तो अगर कोई चाइल्ड अपने स्किल के बेसिस पे पैसे कमाती है तो उसके सैलरी में नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा आया हमारा, अगर कोई चाइल्ड हैंडीकैप है,
फिजिकल चैलेंज है, दिव्यांग है, उस चाइल्ड को खुद टैक्स देना होगा। सरकार ने उसको भी ये प्रिविलेजेस दे दिया, उसके पेरेंट्स में उसकी इनकम नहीं जोड़ी जाएगी। जब किसी बच्चे को हम खुद बोल रहे हैं तो टैक्स देगा, तो यहां देखो फायदा हो गया है ना, क्योंकि बच्चा अगर एग्जाम्पशन लिमिट ये भी ले रहा है और पेरेंट्स 4 बंदे ले रहे हैं एग्जाम्पशन लिमिट, अगर बच्चे को बोलेंगे तू नहीं टैक्स दे, तेरे मम्मी पापा भर देंगे, तो ऐसे सिचुएशन में 2 ही बंदे एग्जाम्पशन लिमिट ले पा रहे हैं, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो भी है। तो उस सिचुएशन में तो माइनर चाइल्ड का क्या निकल के आया, एक बार प्रोविजन को ध्यान में देखते हुए पढ़ते हैं। देखिए यहां से पढ़िएगा, ये वाले पॉइंट को अभी पढ़ेंगे, इस वाले पॉइंट पे अभी मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट में लगा देता हूं। आपके एग्जाम में मान के चलो आ ही गया ये, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप याद करोगे कि नहीं करोगे। कहता है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी इंक्लूड इन द इनकम ऑफ पेरेंट्स वेयर द मैरिज ऑफ हिज पेरेंट्स सबसिस्ट, मतलब जहां इसके माता पिता की ना मैरिज क्या है, अगर कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स के केस में माता पिता ने शादी भी नहीं की, बहुत केस में होता है, तो ऐसे सिचुएशन में सबसिस्ट इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट्स हु द टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड के इनकम को छोड़कर जिसका ग्रेटर होगा, वेयर द मैरिज ऑफ हिज पेरेंट्स डज नॉट सबसिस्ट, मतलब माता पिता ने शादी नहीं की। जैसे एक मैं सुनता हूं ये कोई फुटबॉलर है, रोनाल्डो है, उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन 10-12 बच्चे मैं देखे हैं उसके, कहीं ना कहीं 6 बच्चे हैं, शादी नहीं हुई ना, शायद उसकी नहीं हुई, देखो। तो वहां पे मैरिज तो है नहीं, तो पहले केस में बोलता है जहां मैरिज है, रजिस्टर्ड है, उस केस में जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसमें जोड़ देंगे, और जहां पे शादी ही नहीं है लेकिन बच्चे तो हैं, तो ऐसे सिचुएशन में द इनकम पेरेंट्स हु द मेंटेन द माइनर चाइल्ड, जो बच्चे की देख रेख कर रहा है। जैसे सुनने में आया था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उसकी एक वाइफ चली गई है, उसके शायद फॉलोअर ऑल ओवर गिर गए थे कुछ इंस्टाग्राम पे, हाँ तो पता नहीं क्या हो गया, चली गई, तो भैया कौन देगा, देख रहा है उसका फादर, तो फादर ही उसके ऊपर उसका सारा टैक्स भरेगा। तो जहां पे शादी एग्जिस्ट करता है वहां पे दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा है, जहां पे शादी एग्जिस्ट ही नहीं करता उस केस में जो उसका गार्जियन है वो टैक्स देंगे। आगे देखते हैं क्या कहता है। However, the following income of minor child shall be included in the income of parents. शायद दोबारा वही लाइन आ गया, इनकम फ्रॉम डज नॉट होगा, हाँ शेल नॉट इंक्लूड, ये लाइन याद रखना कि मतलब ये इनकम उसके पेरेंट्स में जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। कब, जब वो क्या काम करता हो, मैनुअल वर्क या फिर एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन माइनर स्पेशलाइज नॉलेज एक्सपर्टीज, जैसे डांस इंडिया डांस में जा रहा था, कुछ ऐसा स्किल से पैसे कमा रहा है वो। Where the income of minor child once include in the total income of either parents will be continue include in the total income of the same parent subsequent year unless the assessing officer change the necessary। क्या बोल गया ये समझते हैं। बोला भैया इस वाले केस में आ जाओ, कौन किस पे इनकम जुड़ा था, मम्मी में जुड़ गया था, अगले साल नेक्स्ट ईयर इसके पापा की इनकम 50 लाख और इसकी मम्मी की इनकम 15 लाख अगले साल। अब तो पापा की इनकम ज्यादा है, गवर्नमेंट कहती है एक बार जिसमें जुड़ गया ना उसी में जुड़ता रहेगा, यानी अब पापा में नहीं जुड़ेगा, अब भी किस में जुड़ेगा, मम्मी में ही जुड़ता रहेगा। यानी एक बार किसी के इनकम में क्लब हो गया, अगली बार से चाहे भले ही उसकी इनकम कम हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में उसी में इनकम जुड़ता रहेगा। लेकिन इसकी मम्मी ने अगर हाथ पैर जोड़ लिए और इनकम टैक्स ऑफिसर को समझा दिया कि मेरी इनकम गलती से एक बार ज्यादा थी, हर बार तो इसके पापा की इनकम ही ज्यादा है, और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि सही बातें बताई गई है, तब फिर असेसिंग ऑफिसर दोबारा से उसके पेरेंट्स में चेंज कर देंगे। अब देखते हैं ये बात अगर आपको समझ में आई तो ये लाइन पढ़िए जो कि मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा और बोला क्या बोला पता नहीं, आ जाइए क्या कहता है। कहता है वेयर द इनकम, जहां इनकम माइनर वंस इंक्लूड, एक बार जब जुड़ जाए, टोटल इनकम ऑफ आइदर पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स
इट विल बी कंटिन्यू टू बी इंक्लूड इन द टोटल इनकम, तब तक जुड़ता रहेगा ऑफ द सेम पेरेंट्स, उसी पेरेंट्स में सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ऑल्सो अनलेस द असेसिंग ऑफिसर कंसिडर चेंज नेसेसरी, जब तक एसएससी ऑफिसर को नहीं लगेगा कि भैया दूसरे पेरेंट्स में जोड़ना चालू किया जाए, तब तक एक बार जुड़ गया तो उसी पेरेंट्स में जुड़ता रहेगा। ये समझे बात इस लाइन का मतलब। आगे क्या कहता है, माइनर चाइल्ड, अ माइनर चाइल्ड इंक्लूड स्टेप चाइल्ड, जरूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन में गोद वोद ले लिया हो, तो वो भी इसी का ही है। एंड अडॉप्टेड चाइल्ड, सौतेला हो गया या गोद ले लिया हो। इनकम ऑफ हैंडीकैप मैन माइनर चाइल्ड, हैंडीकैप मतलब जो कि दिव्यांग है। द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड सेक्शन एटीयू, अभी हम डिडक्शन अगला चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे ना तब पता चलेगा आपको। एटीयू में कुछ बहुत भयंकर भयंकर बीमारी दे रखी है, उस बीमारी से अगर वो सफर कर रहा है तो ऐसे केस में शैल बी इंक्लूड इन द इनकम ऑफ आइदर ऑफ पेरेंट्स, कहता है नहीं जोड़ा जाएगा, शैल नॉट बी इंक्लूड आइदर पेरेंट्स, इन सच केस द टोटल इनकम ऑफ सच माइनर चाइल्ड शैल बी आपका कंप्यूटेड सेपरेटली एसेस इन हिज हैंड, उसको सेपरेटली अपने आप ही टैक्स देना पड़ेगा, यही बताया मैंने आपको। आगे कहता है ओल्ड रिजिम में व्हेन इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूड इन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा आपको, 10-32 एग्जेम्पशन दे देता है, कितने परसेंट और कितने रुपए, 1500 रुपए। और न्यू रिजिम में ये अवेलेबल नहीं है। जो बातें मैंने आपको एग्जांपल में बताई वो सभी की सभी बातें एज इट इज आपको यहां पे लिखा हुआ मिलेगा, एक पॉइंट ना ज्यादा और एक पॉइंट ना कम, डिपेंड करता है कि अब आप याद कैसे करोगे। और मैंने कहा आपके पेपर में आ गया ये क्वेश्चन, मर्जी आपकी है छोड़ना है या फिर करना है। हाँ भले ही ऑप्शन में आ जाए, मान लेते हैं एक प्रैक्टिकल आता है उसके ऑप्शन में, लेकिन आएगा जरूरी है। बताइए यहां तक क्लियर है आप सभी को? किसी को डाउट माइनर चाइल्ड वाले कॉन्सेप्ट में? हाँ पूरा नहीं आएगा, सिर्फ माइनर चाइल्ड पे स्पेशली आएगा, अलग से क्वेश्चन आएगा माइनर चाइल्ड का, बताओ क्लियर है सभी को? तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले सेक्शन 60 पढ़ा, क्या कहता है, इनकम ट्रांसफर कर दो तो आप में ही जुड़ेगा। फिर बोलता है अगर एसेट ट्रांसफर कर दो कंडीशन का तब भी आप में जुड़ेगा। कहता है अगर हस्बैंड वाइफ का किसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो उसी के इनकम में जुड़ेगा जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो जिनकी इनकम ज्यादा होगी अदर देन सैलरी उसमें जोड़ दिया जाएगा। माइनर चाइल्ड है तो भैया मम्मी पापा जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसमें जोड़ा जाएगा, और एक बार जुड़ गया तो लगातार जुड़ता रहेगा। लेकिन अगर बच्चा टैलेंटेड है तो उस केस के अंदर उस बच्चे के अंदर खुद इनकम जोड़ा जाएगा, और अगर बच्चा मान लेते हैं हैंडीकैप है तो उस केस में भी उसकी इनकम उसी में जोड़ा जाएगा। ओल्ड रिजिम फॉलो करोगे तो 1500 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा पर बच्चा, अगर न्यू रिजिम फॉलो करोगे तो वो भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अभी तक जो छोटा सा मैं बताऊं तो रिवीजन पॉइंट से ये था। आइए आगे देखा जाए तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि व्हेन द इंडिविजुअल असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ स्पाउस, क्या क्या प्रोविजन है, तो वही 20% वाली सारी बातें ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और ये केस इस केस के अंदर डिस्कशन किया गया था, तो मुझे नो नीड टू मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं। समझ गए बात? आप इसे सेल्फ पढ़ोगे जो मैंने आगे बता दिया है। आइए एक दो पॉइंट और आ गया, कई बार ऐसा होता है, यहां तक पढ़ लिया मैंने, यहां पे लाइन लगा दिया ऐसे ट्रांसफर टू डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ कौन होती है? ट्रांसफर टू अदर पर्सन एसोसिएटेड बेनिफिट द स्पाउस, ओके। इनकम फ्रॉम बिजनेस, चलो, इनकम ऑफ एसेट ट्रांसफर टू पर्सन द बेनिफिटेड ऑफ द सन्स वाइफ। वैसे ये वाले पॉइंट्स जो है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक एक करके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं। कहता है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ कौन होती है? बहू। यानी आपके फादर ने आपकी वाइफ को कुछ पैसे दिए, एग्जाम्पल समझना। मान लेते हैं मिस्टर एक्स, इसका बेटा मिस्टर ए, और इसकी वाइफ मिसिस ए, और मिसिस ए को अपना एक बुटीक स्टार्ट करना है, और उस बुटीक के लिए इसको 5 लाख रुपए की जरूरत है, जिसमें से 2 लाख रुपए इसके पास पहले से ही है। 2 लाख
पहले से ही है, और इसको जरूरत कितनी है, 5 लाख की थी, 2 लाख पहले से ही है। अब इसके ससुर ने, इसके फादर इन लॉ ने इसकी मदद कर दी कितने से, 3 लाख। इसने अपना बुटीक स्टार्ट किया और यहां से इसने इनकम जनरेट किया, मान लेते हैं 5 लाख रुपए, 5 लाख ज्यादा हो जाएगा, मान लो 1 लाख रुपए का जनरेट कर लिया इसने इनकम। अब 1 लाख रुपए मेहनत किसकी है, मेहनत किसकी है, उसकी जो भी डॉटर इन लॉ थी उसने मेहनत किया, पैसे कमाए 1 लाख रुपए, लेकिन बोला गया भैया टोटल इनकम 1 लाख रुपए इसकी वाइफ की नहीं है। इसके अंदर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप हो रही है। तो इस सिचुएशन में कैपिटल का रेशो देखा जाएगा, क्या आ गया कैपिटल का रेशो हमारा, कैपिटल का रेशो आ गया हमारा 2 तो वाइफ का हो गया और 3 इसका हो गया, यानी 40,000 यहां और 60,000 यहां, 40 और 60। 40 किसका माना जाएगा, 40 किसका माना जाएगा, देखना होगा 40 किसका माना जाएगा भैया, 40 तो उसके 2 लाख की इनकम पे है और 60 उसके 3 लाख की इनकम पे, यही रेशो बना। तो ये इनकम मान लिया जाएगा उसके फादर का, मतलब फादर इन लॉ, और ये इनकम इनकी इसकी खुद की मानी जाएगी। जब ऐसा सिचुएशन होगा तो ये करना पड़ेगा। वही कहता है इफ द इंडिविजुअल ट्रांसफर एसेट्स विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन का हिज डॉटर इन लॉ सन्स वाइफ के नाम पे एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच एसेट्स विल बी इंक्लूड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर। तो जो इनकम अराइज होगा, अगर मैंने कोई पैसा नहीं लिया और सारा एसेट्स उसके नाम कर दिया, तो उस एसेट से जो भी इनकम अराइज होगा उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो आपका, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर पर्सन एसोसिएटेड पर्सन फॉर द बेनिफिटेड ऑफ स्पाउस इफ इंडिविजुअल ट्रांसफर एन एसेट्स, कोई भी एसेट ट्रांसफर करता है विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन सम अदर पर्सन एसोसिएटेड ऑफ द पर्सन फॉर द इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिटेड टू द हर स्पाउस। मतलब एक बंदे ने बाहर वाले को पैसे दे दिए और बाहर वाले ने वापस लौटा के उसकी वाइफ को पैसा दे दिया, एक तरीके से ट्रायंगल बन गया ये। उस सिचुएशन में देख रहा है कि पैसा घूम फिर के तुम्हारे पास ही आ रहा है, तो भैया तुमने जो दोस्त को पैसा दिया उसकी इनकम नहीं है, ये तुम्हारी इनकम मानी जाएगी। हर स्पाउस एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच एसेट्स दैट पर्सन एसोसिएटेड विद द इंक्लूड इन द टोटल इनकम ट्रांसफर टू द एक्सटेंट, ये बात कही गई। मैं फिर से कह दूंगा, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर पर्सन बेनिफिटेड वाइफ, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो अभी बता रहा था मैं, बिजनेस, जो मैं क्या बता रहा था, बिजनेस, वेयर द एसेट ट्रांसफर टू द स्पाउस डॉटर इन लॉ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, बिजनेस में लगा दिया, द इनकम अराइजिंग टू द ट्रांसफरी द बिजनेस शैल बी इंक्लूड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफरर, जिसने इनकम दिया था उसके इनकम में जोड़ दिया जाएगा। तो मैं यहां से यहां तक पॉइंट को सिर्फ आप रीड करने के लिए पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये तो मैंने बोला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, माइनर चाइल्ड वाला तो आएगा। क्लबिंग ऑफ इनकम में और कुछ बचता नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर हमारा हो जाता है खत्म। इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, तो इसलिए हम उसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं कर रहे। तो ये चैप्टर हमारा हो जाता है पूरी तरीके से खत्म। अगला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज हम पढ़ लेंगे एग्रीकल्चर या फिर पढ़ लेंगे हम डिडक्शन, एग्रीकल्चर पढ़ लेंगे या फिर डिडक्शन, वो भी 1 से 2 दिन का चैप्टर रहेगा। तो ऐसे कर कर मैं सारे छोटे छोटे चैप्टर निपटा दूंगा ताकि आपको लगे कि भैया हमारा एक चैप्टर, सिर्फ 2 चैप्टर रह जाएंगे जिस लंबे, दैट इज पीजीबीपी और एक कैपिटल गेन, जिसको मैं सारे छोटे चैप्टर के बाद स्टार्ट करूंगा 1-1.5 हफ्ते में, 1 हफ्ते के अंदर स्टार्ट हो जाएगा ये। सीआईटी पूछ रहे हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस, इनके बीच में केस होता है और केस फाइल होता है, कमिश्नर सीआईटी और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आपके कुछ केसेस आएंगे तब देखेंगे, बताइए कोई डाउट। थ्योरी 10 ईयर से कर सकते हैं, इनफ है, बिल्कुल थ्योरी जो है 10 ईयर के अंदर बहुत बहुत इनफ है, लेकिन अच्छे से याद करिए, थोड़ा बहुत बुक से भी पढ़ लीजिए, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। चलिए, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी 2 चैप्टर जो कि बड़े छोटे छोटे चैप्टर थे, लेकिन याद जरूर रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे या तो डिडक्शन या फिर एग्रीकल्चर, छोटा सा इनकम है उसे कर लेंगे। मैं सोच रहा हूं पहले डिडक्शन करा दूं ताकि मुझे कैपिटल गेन में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो अगली क्लास में करेंगे हम
आईटी की क्लास होगी सर, कल आईटी की नहीं होगी, कल मैनेजमेंट के न्यू चैप्टर करेंगे हम। चलिए गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।